तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमने इस चैनल पर एक फ्री सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास 7 to 12 क्लास। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ भी कवर करवाऊँ ऑल सब्जेक्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइए। मैं इस क्लास 6 की एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा विद एक्सप्लेनेशन। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 और एनवायरनमेंट की पूरी डिटेल समरी देख ली थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और जब तक आपके एनसीईआरटीज़ के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, देखिए, इस वाले चैप्टर में आपको हमारी अर्थ का जो कंपोजिशन है, हमारी अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं, हमारी अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन जानने को मिलेगा। इतना भी डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो क्या है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, हमारी जो अर्थ है और होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट। जैसे कि सबको पता है कि वो एक प्लानट है, लेकिन डायनामिक प्लानट है। डायनामिक का मतलब कि उस पर चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यार हमारी अर्थ एक बार फॉर्म हो गई तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। हर तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, चाहे वो वेदर चेंजेस हों। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ में। जैसे कि अगर आपने कभी पढ़ा हो कि हमारी जो अर्थ का एक पहले जो स्ट्रक्चर था, वो हमारी अर्थ मिली हुई थी एक साथ, जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ थे, बाइंडेड थे। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्टिनेंट दूर होते गए। इस तरीके से जो अभी हम प्रेजेंट में एक सिनेरियो देखते हैं वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। इसी तरीके से हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक डायनामिक प्लेनेट है। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये इसमें हमेशा ही चेंजेस चलते रहते हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। आउटसाइड वाले जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन इनसाइड वाले जो चेंजेस होते हैं वो आप नहीं देख सकते। अब देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का इंटीरियर क्या है, हमारे अर्थ का इंटीरियर क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको कई तरीके की लेयर्स हम अर्थ पर देखने को मिलेंगी, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो लेयर है वो क्रस्ट, हमारी जो लेयर है वो क्रस्ट है। ये अपर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ की होती है वो सॉइल से कवर्ड रहती है और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर होती है। इसकी तकरीबन जो एक डेप्थ होती है वो होती है 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर जो होती है, इसकी जो डेप्थ होती है वो कॉन्टिनेंट्स पे होती है, और 5 किलोमीटर जो होती है वो ओशंस के अंदर होती है, क्योंकि ओशन फ्लोर जो होता है वो भी एक तरीके की सरफेस फॉर्म होता है। उस पर भी आपको कई तरीके की लैंड फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11 की जो बुक है फंडामेंटल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक क्रस्ट होती है, उसके बाद में मेंटल होती है, और फिर कोर होती है। कोर के 2 पार्ट्स होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, उसके बाद में अब देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हमारा जो इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर है वो एक प्याज की तरह है। जैसे कि आपने देखा होगा, प्याज जो होता है उसमें कई तरीके की लेयर्स होती हैं। इसी तरीके से हमारा जो अर्थ है उसमें भी कई तरीके से लेयर्स पाई जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है उसमें लेयर्स डिफाइंड हैं। अब देखिए, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. मैंने आपको समझा ही दिया है कि सबसे uppermost लेयर होती है अर्थ की, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट होती है। जितनी भी लेयर्स होती हैं अर्थ की, उसमें सबसे ज़्यादा जो थिनेस्ट होती है वो हमारी क्रस्ट होती है। उसके बाद में
इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये मैंने आपको बताया है कि 35 किलोमीटर लगभग इसकी डेप्थ होती है और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट सरफेस पर होती है। उसके बाद में ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कॉन्टिनेंटल मास पर, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट है हमारा उस पर तो 35 किलोमीटर होती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट पर आपने देखोगे कि माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं, वैलीज भी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इसकी थिकनेस होती है वो वेरी करती है। अगर माउंटेन वाला एरिया है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और अगर वैली वाला एरिया है तो इसकी थिकनेस कम होगी। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर कि ओशन फ्लोर जो होगा उसमें इसकी जो थिकनेस होती है 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, क्योंकि ओशन आप देखिए ये जैसे कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है एक, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं और नीचे की तरफ ये ओशन फ्लोर है। अब ओशन फ्लोर जो होता है वो डीप डाउन होता है। ठीक है, यहाँ तो इसका पानी भरा हुआ है यहाँ सभी जगह से। अब ये जो है ओशन फ्लोर है तो इसकी थिकनेस ऑब्वियसली कम ही होगी। ठीक है, The main mineral constitutes of the continental masses are the silica and alumina। अब देखिए यहाँ पर जो मेन मिनरल होता है कॉन्टिनेंटल मास का, मतलब कि क्रस्ट का, वो होता है हमारा एक तो सिलिका और एक अलुमिना। ठीक है, इट इज दस कॉल्ड सियाल। अब इन दोनों को मिला के सिलिका का Si और एलुमिना का Al, इन दोनों को मिला के सियाल बनता है, इसलिए हम इसको सियाल भी बोलते हैं। उसके बाद में द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब देखिए ओशनिक, एक तो ये कॉन्टिनेंटल वाली क्रस्ट हो गई हमारी, जो कि मैंने आपको बताया 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है 35 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। लेकिन जो हमारी ओशनिक थिकनेस होती है, यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम को मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब ये तो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ये तो कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर आप माउंटेन्स भी देख सकते हैं, वैलीज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा ओशनिक फ्लोर हो गया। अब ये ओशनिक जो क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर डीप हो सकती है, 5 किलोमीटर, और ये जो है 35 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब ये वाली जो क्रस्ट है वो हमारी एल्यूमिनियम एंड सिलिका से मिलकर बनती है, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सियाल भी बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो SiMa, इसको हम सीमा बोलते हैं। Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में कि ओशनिक क्रस्ट जो होती है उसको वो किन दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनती है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किन दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनती है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही क्रस्ट खत्म होती है, क्रस्ट जैसे ही खत्म होती है उसके नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाती है। मेंटल एक दूसरी लेयर होती है और ये जो वेरी करती है, इसकी जो डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो अनइवन है, तो हर जगह एक ही डेप्थ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। आपको मैं एक बार और फिर डायग्राम दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, ये क्रस्ट हो गई और जैसे ही ये खत्म होगी 35 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, और इसके नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाएगी, ये मेंटल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो थिकनेस हो सकती है 2900 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। अब देखिए आगे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया आपको कि देखिए जो डीपेस्ट माइन है हमारे अर्थ पर वो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर मिलती है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर डीप है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, अगर हमें सेंटर तक पहुंचना है अर्थ की
लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, तब यू विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर। तो अब आपको 6000 किलोमीटर तक का एक होल करना होगा डीप डाउन, डीप ऑन द ओशनिक फ्लोर, वो भी ओशनिक फ्लोर पर। कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तब आपको 6000 किलोमीटर का एक डीप डाउन होल करना होगा जो कि एक अर्थ के सेंटर तक जाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि भाई जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे तक जाते जाएंगे ऐसे ऐसे गर्मी बहुत और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर आप किसी भी चीज़ से होल कर रहे हो, चाहे आपके पास कोई भी हाईटेक मशीन है, तो इसका जो मटेरियल है मेटल का बना हुआ होगा और ये इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर इनसाइड का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट कर जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाए। बाकी आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ दी हुई है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि जो सबसे अपर लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अब क्रस्ट जो होती है वो हमारी 35 किलोमीटर होती है, 35 किलोमीटर तक हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है। उसके बाद में उसके नीचे जस्ट बिलो टू द क्रस्ट वी फाइंड मेंटल, ठीक है, हमें मेंटल देखने को मिलता है जो कि 2900 किलोमीटर हो सकती है। मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एमसीक्यूज़ के अंदर इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेंटल जो होती है 2900 किलोमीटर तक हो सकती है। और उसके बाद में हमें सबसे इनर मोस्ट लेयर मिलती है, ठीक है, उसकी जो रेडियस होती है वो 3500 किलोमीटर तक लाई कर सकती है, 3500 किलोमीटर तक लाई कर सकती है, जो कि सबसे इनसाइड इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम कोर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। और वो निकिल और फेरस से मिलकर बनी होती है। फेरस होता है आयरन, ठीक है, और निकिल और फेरस, अब निकिल का Ni ले लिया और फेरस का Fe ले लिया, तो इन दोनों को मिलकर नीफे, हम शॉर्ट में इसको नीफे भी बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप डीप डाउन जाते रहोगे अर्थ के अंदर, तो ऐसे ऐसे आपका प्रेशर और हीट, गर्मी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी कि वो अनबियरेबल होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब आसमान में ऊपर जाते रहोगे, ऐसे जैसे आपका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यही प्रेशर होता, यही एक डिफरेंस होता है दोनों में, कि अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर एंड मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट जो होती है उस पर डिफरेंट टाइप की रॉक्स आपको मिलती हैं, ठीक है। और वो जो रॉक्स होती है वो अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी होती है, उनका जो कंपोजिशन होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एक रॉक का जो कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। कोई एल्युमिनियम, किसी रॉक में एल्युमिनियम आपको मिलेगा, किसी में आपको आयरन मिलेगा, किसी में आपको कोई दूसरा मिनरल मिलेगा, ठीक है, किसी में आपको ऑयल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से उनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है, और वो आपको अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। जो लिथोस्फीयर होता है हमारा, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर जो होती है वहाँ पर हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं, 35 किलोमीटर जिसका एक डेप्थ होती है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर। अब आप जो रॉक्स देखते हैं अर्थ के ऊपर अपर मोस्ट लेयर पर, उनका जो कलर होता है, साइज होता है, टेक्सचर होता है, वो डिफरेंट वेरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में अब 3 तरीके की मेजर रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि आखिर ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इग्नियस रॉक, इग्नियस ये एक बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया इग्निस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है फायर,
ठीक है, मतलब कि जैसे ही मोल्टन जो लावा होता है अंदर से बाहर निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे ये एक वोल्केनो है, इससे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जो लावा है वो बाहर की तरफ आया, और फिर धीरे धीरे जो ये लावा ठंडा होता है, कुछ लावा अंदर की तरफ ठंडा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ ट्रैक्स होते हैं वोल्केनो में, तो वहाँ ठंडा होता है, कुछ लावा बाहर की तरफ आता है। तो इस तरीके से जो इग्नियस रॉक होती है वो फॉर्म होती है। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है सेडिमेंट्स, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं उनके कुछ कुछ पार्टिकल्स या पत्थर के टुकड़े वो टूट टूट के नीचे गिरते हैं, ठीक है, वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से होते हैं। उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे क्लास 11th की 12th की NCERTs के अंदर, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सेडिमेंट्स जो होते हैं वो टूट के गिरते हैं। अब किस वजह से टूटेंगे वो, या तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से टूटेंगे, या बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से टूटेंगे, या फिर रेन की वजह से टूटेंगे, ठीक है ना। पानी आता रहेगा उन पे और वो धीरे धीरे पार्टिकल्स को तोड़ता रहेगा, ठीक है। तो फिर वो सेडिमेंट जो होंगे वो किसी ना किसी जगह पर जाकर एक जगह जाकर कंपोजिट होते जाएंगे धीरे धीरे, और जब कंपोजिट होंगे वो तो प्रेशर की वजह से वो दबते जाएंगे, ठीक है, और वो एक सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक किस तरीके से बनती है, जैसे इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, इन दोनों रॉक्स के अंदर चेंजेस की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक किस तरीके से बनती है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर और हीट की वजह से अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, तो उसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, लेकिन कोई ये अलग डिफरेंट तरीके की रॉक नहीं होती। ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का ही एक चेंज रूप है, ठीक है, बदला हुआ एक रूप है। चलिए आगे चलते हैं। When the molten magma cools, अब देखिए जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है मतलब, तो ये सॉलिड बन जाता है और रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो मैंने आपको बताया कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है, तो इग्नियस रॉक बनती है, और उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब कि सबसे पहली बार बनने वाली रॉक, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब दो तरीके की इग्नियस रॉक होती है, इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक मतलब कि जो अर्थ के सरफेस पर बनती है, जो अर्थ के सरफेस पर ठंडी होने के बाद बनती है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव रॉक उसको बोलते हैं जब जो मैग्मा होता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1%। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो सिर्फ 1% पार्ट होती है अर्थ का। 4% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक द कोर। 84 सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है अर्थ के स्ट्रक्चर में वो मेंटल की होती है 84%, और 15% कोर की होती है, ठीक है ना। अब अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6371 किलोमीटर होती है, टोटल अर्थ की जो रेडियस होती है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अब देखिए लावा क्या होता है, लावा बेसिकली एक पिघला हुआ रॉक्स का एक रूप होता है। मोल्टन मैग्मा होता है जो कि एक वेंट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, जैसे ये एक माउंटेन है, वोल्केनो है, ठीक है, उसमें एक वेंट है। अब अर्थ के अंदर जो इतना हाई टेम्परेचर है, इतना हाई प्रेशर है, उसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो गर्म होकर पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। अब जब यहाँ उनको बाहर निकलने का एक कोई सोर्स मिलता है, जैसे ये वेंट मिलता है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाती हैं, ये बाहर आकर और फिर यहाँ पर बाहर की तरफ ये जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। When this molten lava come on the earth surface, it rapidly cools down। अब ये देखिए जो लावा होता है वो दो तरीके से ठंडा होता है। एक तो होगा बहुत जल्दी, सडनली, एक तो सडनली ठंडा होगा,
और एक धीरे धीरे ठंडा होगा, स्लोली स्लोली ठंडा होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब जब जैसे ही वो सडनली रैपिडली कूल डाउन होगा तो ये सॉलिड बन जाएगा और इस तरीके से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगी। ठीक है। और वो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगी उसमें फाइन ग्रेन्ड होंगे, मतलब कि छोटे छोटे से ग्रेन्ड बनेंगे, छोटे छोटे से पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है। सडनली जब ठंडा होगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, फाइन ग्रेन्ड रॉक बनेगी, फाइन ग्रेन्ड रॉक बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइन ग्रेन्ड कब बनती है, जब सडनली लावा बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी ठंडा होता है, इस वजह से यहाँ पर फाइन ग्रेन्ड रॉक बनती है। ठीक है। और जब अंदर की तरफ ठंडा होता है तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, और वो धीरे धीरे स्लोली ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हवा लग रही है उसको, तो ये जल्दी से ठंडा होगा, फाइन ग्रेन्ड रॉक बनेगी, और ये स्लोली ठंडा होगा, अंदर की तरफ एक्सट्रूसिव रॉक बनेगी। ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे बहुत मोटे मोटे से होंगे। ठीक है। अब फाइन ग्रेन्ड रॉक का जो एग्जाम्पल है वो बसाल्ट है। ठीक है। बसाल्ट रॉक जो होती है वो फाइन ग्रेन्ड रॉक होती है। ठीक है। और द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ द बसाल्ट रॉक। अब डेक्कन प्लेटूज आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी देखेंगे आप, और हमारा जो वेस्टर्न साइड है जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर आपको बसाल्ट रॉक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली एक प्लेट्यूज है। ठीक है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। मैंने आपको बता ही दिया कि जब डीप इनसाइड द अर्थ होता है तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। मैंने आपको बताया जब अंदर की तरफ धीरे 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 मैग्मा ठंडा होगा तो वो लार्ज ग्रेन बनाएगा, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो इंट्रूसिव रॉक का एक एग्जाम्पल है, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा ग्राइंडिंग स्टोन, जिससे कि मसाले वगैरह पीसे जाते हैं पुराने ज़माने के अंदर, अभी भी कहीं घरों में यूज़ होते हैं पेस्ट पाउडर बनाने के लिए स्पाइसेस को। ठीक है। तो वो हमारे ग्रेनाइट से ही बना हुआ होता है। दोस्तों देखिए, आज की जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको कल आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं ये जो वीडियो है यहीं पर ही एंड करता हूँ। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की पूरी NCERT की फ्री सीरीज़ मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।